हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 28 फरवरी 2023 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसको टोटल 100 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में सॉल्व करके चलेंगे। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके जाना बड़ा ज़रूरी है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझ कर चलो, तभी आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। क्योंकि यूजीसी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझकर चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है और पिंड कमेंट में भी इसको मैंने पिंड करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर दबा लिया करो, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए और आपकी तैयारी भी अच्छे से चलती रहे। ठीक है, और पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं और कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई डाउट लगता है, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, साथ साथ हम बातें भी करेंगे और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में यूजीसी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो सकता है, कहाँ से वे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़कर जाना होगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हमें कम पढ़ने से हमारा काम चल जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा और जातक ग्रंथ किस बौद्ध कैनन से संबंधित है। तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म से क्वेश्चन हर बार आते हैं। मैं हर बार आपको ये चीज़ हर क्वेश्चन पेपर में समझाता हूँ कि आप इस सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से करके जाओ। आगे चल के हम बात भी करेंगे, मैं बताऊँगा कि आपको कितने क्वेश्चन से इस सेक्शन से पूछे गए हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म के 3 मेन जो उनके धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें आते हैं सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, जिनको हम त्रिपिटक भी कहते हैं। और सुत्त पिटक ऐसा पिटक है जिसके 5 निकाय हैं, दीघा निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, और 5वां है खुद्दक निकाय। यहाँ पर 4 दे रखे हैं। दीघा निकाय ये पहला है, संयुक्त निकाय ये दूसरा है और मध्यम निकाय ये तीसरा है, और यहाँ पर जो चौथा है वो है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, याद रखना। और खुद्दक निकाय ये 5th निकाय है। ये किस में आते हैं, ये आते हैं सुत्त पिटक में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा और जातक ग्रंथ किस बौद्ध कैनन से संबंधित है। ये सारे के सारे खुद्दक निकाय से संबंधित हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। ठीक है, और यहाँ पर एक अंगुत्तर निकाय है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1-2 बार यूजीसी ने बनाए हैं, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत बार ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। ठीक, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रिलेटेड टू जैन ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रामनीक, दशरथ जातक, पौमचार्यम या रामावतारम। ठीक है, चलिए देखो, जो रामनीक ग्रंथ है जातक कहानियों से संबंधित ग्रंथ है। यह माना जाता है कि ये श्याम साम्राज्य के जो राजा थे राम फर्स्ट, ठीक है, राम फर्स्ट, उन्होंने इसकी रचना की थी। और उनका जो समय काल यदि कहीं आपको आ जाए तो 1726 से लेकर के 1809 ईस्वी तक राम फर्स्ट जो शासक थे श्याम साम्राज्य के। तो आजकल ये वाला जो साम्राज्य है थाईलैंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये वाला जो जैन परंपरा से संबंधित नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। जो दशरथ जातक है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, और इसको हम यदि बौद्ध रामायण भी कह दें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जैन परंपरा से संबंधित नहीं है। पौमाचार्यम यह ग्रंथ जैनिज्म से संबंधित है। ठीक, जैनिज्म की रामायण कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। और इसके रचनाकार कौन थे, इनके रचनाकार हैं विमला सूरी। याद रखना, इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रामावतारम इसके रचनाकार हैं कंभन। तमिल साहित्य की सबसे उत्कृष्ट कृति इनको माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2।
व्हाट वाज द फैमिली एम्बलम ऑफ गुप्ता मनार्च। गुप्ता सम्राटों का पारिवारिक प्रतीक कौन सा था? मोर, गरुड़, शेर या फिर सूर्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी ऐसे क्वेश्चन फिर से बना सकता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी साउथ के हमारे वंशज हैं यहाँ, जिसमें चौल, चेर, पांड्य और चालुक्य वंश, इन सब के कोई ना कोई पारिवारिक प्रतीक हुआ करता था। आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और गुप्त सम्राटों का जो पारिवारिक प्रतीक था वो था गरुड़। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। चौल शासकों का था बाघ और चेर शासकों का था धनुष और तीर। ठीक, याद रखना, इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। और पांड्य शासकों का बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली था उनका। शासकों के जो भी प्रतीक है इनके ऊपर यूजीसी क्वेश्चन बना रहा है, तो हमें इनको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रबोधा चंद्रोदय। देखो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है? आसान भी था, क्योंकि जितनी भी बुक्स और राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन है और इसके बारे में मोस्टली हम पढ़ते भी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से जाता है। कई बार हम ये पढ़ के चलते हैं प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है। 1100 AD के आसपास लिखा गया ये ग्रंथ है। ठीक है। इसको लिखने वाले थे कृष्ण मिश्रा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। एक फैक्ट आप याद रखना, जो कृष्ण मिश्रा थे ये चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के समकालीन थे। जो चंदेल शासक थे कीर्तिवर्मन, उनके समकालीन इनको माना जाता है। और इस नाटक का मंचन खजुराहो के मंदिर के प्रांगण में किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऐसा नाटक था जिसका मंचन खजुराहो के मंदिर के प्रांगण में किया गया था? वो था प्रबोध चंद्रोदय। ठीक, आंसर इज ऑप्शन 1। ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मणों ने किस राजा के नाम का उल्लेख किया है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ अश्वमेध यज्ञ किया था? काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था। तो ये 4 यहाँ पर शासक दे रखे हैं। यहाँ पर शासक जो है ना पारा, इनके बारे में ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मणों में मेंशन किया गया है कि इन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ अश्वमेध यज्ञ भी किया था। राजपुरा और द्वारका किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितने भी कंबोज, अवंती, कुरु या फिर गंधार, ये 16 महाजनपद थे। और इनकी थोड़ी सी आपको जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। अंग महाजनपद क्या है? इसकी राजधानी थी चंपा। भागलपुर और मुंगेर के आसपास का जो क्षेत्र था, जो पूर्वी बिहार में पड़ता है, अंग एरिया के अंतर्गत आता था। ठीक है। और मगध जनपद 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद था। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये इसकी राजधानियाँ थी। और पटना के आसपास जितना भी एरिया पड़ता है वह मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक। काशी वाराणसी इसकी राजधानी है। आधुनिक बनारस का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का एरिया जितना भी पड़ता है। वत्स्य, कौशाम्बी राजधानी है। इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया। और वज्जी, वैशाली, विदेह और मिथिला, ये इसकी 2 राजधानियाँ थी। दरभंगा, मधुबनी के आसपास का जो भी एरिया है बिहार के आसपास, जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है। कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या, फैज़ाबाद के आसपास का जितना भी उत्तर प्रदेश का एरिया है वो सारे का सारा कौशल जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक। वहीं हम बात करें अवंती की, उज्जैन, महिषमती इसकी राजधानी थी। मालवा और मध्य प्रदेश का एरिया जितना भी है ये सारे का सारा उस समय अवंती महाजनपद के अधीन आता था। ठीक। और मल्ले, कुशावती और देवरिया उत्तर प्रदेश का एरिया जितना भी था। पंचाल, अक्षित्र, कामपेले इसकी राजधानी। चेदी बहुत बड़ा महाजनपद था। शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया मिला करके ये पूरे का पूरा महाजनपद बनता था। और कुरु इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास का जो एरिया है वो सारे का सारा जो है इसी महाजनपद के अधीन आता था। ठीक। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर राजस्थान का जो भी एरिया है। ठीक। कंबोज, हाटक इसकी राजधानी थी। राजौरी, हज़ारा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि जो 2 शहर क्वेश्चन में जो हमसे पूछे गए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि राजपुरा और द्वारका, जो राजौरी एरिया और हज़ारा से लेकर उत्तर प्रदेश तक का जितना भी एरिया है वो कंबोज महाजनपद के अधीन आता था। ठीक है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है कंबोज। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक। यहाँ पर शुरसेन एक बहुत बड़ा महाजनपद था। उसकी राजधानी थी मथुरा। आधुनिक मथुरा और उत्तर प्रदेश का एरिया। और अशमक, ठीक, इसकी राजधानी थी पोतन। दक्षिण भारत के गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र। गंधार बिल्कुल अफ़गानिस्तान के एरिया में चले जाओ आप। पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान का जितना भी एरिया है, तक्षशिला
इसकी राजधानी थी। 16 महान जनपदों का मैप उठाइए, उसको एक बार अच्छे से सभी जितनी भी जनपद है उनकी राजधानी हैं उनको आप एक बार वहाँ पर पॉइंट करिए, लिख करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये याद हो पाएंगे। ठीक है। या फिर कंबोज जो महाजनपद था उसके अधीन आता था राजपुरा और द्वारका। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोकुटन ने निम्नलिखित में से किस राजा के बारे में नहीं लिखा? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ये वाले जो राइटर हैं, ये वाले पोइट कवि हैं ऑटोकुटन, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन जब हम राजा राज द्वितीय के बारे में पढ़ रहे होते हैं, विक्रम चौल के बारे में जब पढ़ते हैं, कुलतुंग द्वितीय के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें उस समय ऑटोकुटन के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। ठीक है। राजा राज प्रथम जो थे, ये इनके बारे में इन्होंने कुछ भी कभी नहीं लिखा, कभी भी किसी पोएम में इनका जिक्र नहीं आता है। और ऑटोकुटन की जितनी भी पोएम्स हैं उनमें राजा राज द्वितीय के बारे में लिखा है, विक्रम चोल के बारे में लिखा है, कुलतुंग द्वितीय के बारे में इन्होंने बहुत मेंशन किया है। तो जो राज प्रथम थे इनके बारे में इन्होंने नहीं लिखा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा शिलालेख हमने बताना है जिसमें पूजा की विधि के बारे में भी मेंशन किया है। ठीक है। नानघाट शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, हलीमंदी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। तो एक चीज़ आप याद रखिए, इन सभी शिलालेखों को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पर यदि एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको ये मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप ऐसा करो, इन सभी शिलालेखों के बारे में एक बार ज़रूर जाके पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। हाथी गुम्फा शिलालेख तो आपने पढ़ा ही होगा, बार बार इनके बारे में नाम हमारी हिस्ट्री में आगे आगे आता ही जाता है। नानाघाट शिलालेख, हलीमंदी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कई बार पढ़ते हैं ना जब, तो इनके नाम आपके सामने बहुत कम आते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अलग से कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं उनमें क्या क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन बनाए हैं, फिर से आ सकते हैं, तो इनके बारे में पढ़ के जाना होगा। ठीक है। जो गोसुंडी शिलालेख है, हाथीवाड़ा गोसुंडी शिलालेख भी कहते हैं, ये एक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास शिलालेख प्राप्त हुआ था, और भाषा इसकी संस्कृत थी और ब्राह्मी लिपि में ये मिला था। ठीक। और कहा जाता है कि ये टुकड़ों में मिला था गोसुंडी शिलालेख। आजकल ये जो शिलालेख है उदयपुर के संग्रहालय में इसको संरक्षित करके रखा हुआ है। इस शिलालेख को सबसे पहले ढूंढा था डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जी ने। इसी शिलालेख पर जो भी उत्कीर्ण कर रखा है ना, वहाँ से पता चलता है कि ये वैष्णव भागवत परंपरा से संबंधित है, और इसमें पूजा करने की जो विधि है ना वो इसमें लिखी हुई है। तो आंसर होगा यहाँ पर गोसुंडी शिलालेख। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से, बुद्धिज़्म से ये सेकंड क्वेश्चन है, शायद थर्ड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो मैंने पहले आपको कहा ना कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना चाहिए। चर्या पिटक एक संग्रहक है, इसमें कितने जातक हैं? देखो, ये जो चर्या पिटक है ये थेरावाद से संबंधित है, और इसमें टोटल 35 जातक कथाएँ हैं। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। लंका अवतारम इज़ रिलेटेड टू, लंका अवतार का संबंध है वह पुल्य सूत्र से, लंका से, या फिर कथक संहिता से, या फिर वर्तिका से। तो ये भी क्वेश्चन बुद्धिज़्म से ही पूछा गया है। जो लंका अवतार का जो संबंध है यह है वैपुल्य सूत्र के साथ। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, और ये बुद्धिज़्म के महायान संप्रदाय के साथ संबंधित है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। क्यारी और ग्याक ये नवपाषाणिक स्थल हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये दोनों स्थल स्थित हैं लद्दाख में। ठीक। नदी की घग्गर हकरा प्रणाली का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जो नदी है घग्गर हकरा, इसके ऊपर रिसर्च की थी C.F. ओल्डमन ने। उन्होंने डिटेल में इसके बारे में बताया था। उन्होंने 1874 में एक मैप प्रकाशित किया था। उस मैप में इसके बारे में उन्होंने क्लियर किया था कि ये वाली जो घग्गर हकरा नदी थी ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। एक घोष निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरापाषाण संस्कृति पर सिर का तत्व नहीं मानते हैं? कहते हैं कि नीचे जो कंकड़ कोर है, फ्लेक ब्लेड हैं, बोरन बरीन हैं, उनमें से ऐसा कौन सा औजार है जो पुरापाषाणिक संस्कृति के साथ संबंधित नहीं है? देखो, जो कंकड़ कोर हैं ये पुरापाषाणिक संस्कृति के साथ संबंधित हैं, फ्लेक भी हैं। ठीक है। जब हम पुरापाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें फ्लेक के बारे में तो डेफिनेटली पता चलता है। और फ्लेक ब्लेड है, ये भी वहाँ से हमें उनके बारे में पता चलता है क्योंकि वे उनका इस्तेमाल करते थे। एक बोरिन बरिन होते हैं, ये भी एक प्रकार के ब्लेड होते हैं, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं। इन पत्थरों का
ऐसे औजारों का इस्तेमाल होता था मिडिल पैलोलिथिक टाइम में या फिर अपर पैलोलिथिक टाइम में इनका यूज़ किया जाता था। ठीक है, और मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक में ये दोनों यूज़ किए जाते थे। इनका जो कल्चर बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के आसपास एग्जिस्ट करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर बोरिन बरिन, जो पूरा पाषाण संस्कृति के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत नोबल हेल्ड द मनसब्स ऑफ 7000 अंडर द औरंगजेब। तो औरंगजेब का समयकाल तो आपको पता ही है, 1707 में उसकी डेथ होती है, उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखना है कि औरंगजेब के अधीन निम्नलिखित में से किस राजपूत कुलीन के पास 7000 का मनसब था। देखो, औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे राजपूत थे जिनको कभी माफ़ ही नहीं किया था। यहाँ पर एक जयसिंह ऐसा था जिसको उसने माफ़ कर दिया था। ठीक है, और क्योंकि वह जानता था कि अम्बेर के जो राजा हैं ना जयसिंह, इनका समयकाल था 1611 से लेकर के 1667 ईस्वी के आसपास। ठीक है, उनको पता था कि एक यही एक शासक है जो शिवाजी को टक्कर दे सकता है। वह उसको अपनी सेना का जनरल बनाते हैं और शिवाजी को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। किनको कहते हैं? जयसिंह को। तो जयसिंह क्या करते हैं कि शिवाजी को अरेस्ट करके बंदी बना करके ले आते हैं, और जब वह जयसिंह के साथ संधि करते हैं, वो संधि इम्पॉर्टेंट है, बार बार उसके बारे में जिक्र आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि 16 जून 1665 को एक संधि होती है। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। वह संधि किसके बीच में होती है? जयसिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, वो उसको बंदी बना करके औरंगजेब के पास ले आते हैं। ठीक, और वही थे जिनको बाद में उन्होंने 7000 का मनसब प्रदान किया था। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ जयसिंह की, उसके नाम के आगे लगता है मिर्ज़ा राजा। तो मिर्ज़ा राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी? बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये दी थी शाहजहाँ ने। याद रखना, शाहजहाँ ने मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसको दी थी? जयसिंह को। ठीक, तो औरंगज़ेब के अधीन जो राजपूत था जिसके पास 7000 का मनसब था, वो थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ लिफ्टिंग वाटर आउट ऑफ वेल्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो भारत में कुओं से पानी निकालने की 2 विधियों का वर्णन करता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये विवरण आपको मिलेगा बाबरनामा से। बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, अपनी मदर टंग में। तो उनकी मातृभाषा कौन सी थी? वो थी तुर्किश। ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में ऐसी 2 प्रणालियों का यूज़ किया जाता है जिससे वे अपने कुओं से पानी निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, बाबरनामा। और सीरत फ़िरोज़ शाही, इसकी रचना किसने की थी? इसकी की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। याद रखिए, इनके नाम भी आपको आने चाहिए। और तहरीक फ़िरोज़ शाही, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने ही की थी। रजावत उल सफ़ा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। ये लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, और इसको लिखने वाले काफ़ी ज़्यादा राइटर हैं। इनके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि ये कौन से राइटर ने लिखी। इसके 7-8 वॉल्यूम आपको मिल जाते हैं, हर वॉल्यूम को अलग से राइटर ने लिखा है। तो रजवत उस सफ़ा, इसके बारे में भी आपने पढ़ के ज़रूर जाना है। ठीक है, और जो पानी निकालने वाली जो 2 विधियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है बाबरनामा से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कि किसने देखा कि जब अकबर मिर्ज़ा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल के अभियान पर गया था, तब उसने अपनी मां हमीदा बानो बेगम को दिल्ली के सूबे का प्रभारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये किसने देखा था? कौन ऐसा राइटर था जो ये जानता था कि जब वह मिर्ज़ा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल गए थे, तो उस समय अकबर ने अपनी जो मां है हमीदा बानो बेगम, उसको दिल्ली का वैसे नियुक्त कर दिया था प्रभारी, आप वहाँ पर देख रेख करिए। इसके बारे में हमें जो फादर एंटोनी मॉन्सोरेट बताते हैं, जब ये विद्रोह को दबाने के लिए अकबर जाते हैं काबुल, तो वह साथ गए थे। जब वह साथ गए थे, उस समय का जो विवरण है वो फादर एंथोनी मॉन्सोरेट बताते हैं कि वह अपनी माँ को वहाँ नियुक्त करके गए थे दिल्ली में, कि आप यहाँ दिल्ली की देख रेख कीजिएगा। ठीक, अकबर का समयकाल कब था? 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और जो फादर एंथोनी मॉन्सरेट थे, इनका समयकाल कब था? ये थे 1536 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में इनका समयकाल था। ये पुर्तगाली प्रीस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में अब आपने ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 1751 में मुजफ्फर जंग के साथ निम्नलिखित में से किस एक सेनापति के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना भेजी गई थी? कप्तान बसी थे, कप्तान कोप थे, कप्तान सेले थे या कैप्टन बरी थे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कैप्टन बसी थे, ठीक है, इनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना भेजी गई थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक काल आते आते जो ऐसी कौन सी टर्म यूज़ की जाती थी उमल के नाम से, ठीक है। जो कर संग्रह करता थे, जो कर एकत्रित करते थे, टैक्स कलेक्टर जो होते थे, उनको कहा जाता था उमल, ठीक है। याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंजम सैन्य सेवा का समर्थन करने के लिए गांवों से राजस्व का असाइनमेंट किस साम्राज्य के तहत एक लोकप्रिय प्रथा थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्व इकट्ठा करने का जो असाइनमेंट लिया जाता था, ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है कि समय कीमती है और अपरिवर्तनीय है? अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, खफी खान या फिर अमीर खुसरो? सभी राइटर जो हैं ये मुग़ल शासन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, सभी के बारे में पढ़ के जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, इनको थोड़ा पढ़ते समय जब भी किसी राइटर का नाम आता है तो उसकी लगभग 4 से 5 बुक्स हैं, उनको आप एक पेज पर लिखिए, उनकी रिवीजन कीजिए। वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी अबुल फजल की। और अबुल फजल की जितनी भी बुक्स हैं, जैसे उसने लिखी थी आईने अकबरी, अकबरनामा, ये 2 बेसिकली फेमस बुक्स हैं उसकी। वैसे अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, याद रखना। जो तीसरा पार्ट है उसी को कहते हैं आईने अकबरी, ठीक है। पहले 2 पार्ट्स को अकबरनामा कहते हैं, जो तीसरा पार्ट है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। तो ये अबुल फजल की रचना है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। किसने कहा कि नूरजहाँ के दिन उसके लाल कुंवर के लिए फिर से जीवित हो गए और उसके नाम पर सिक्के जारी किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इन डेप्थ में पूछा गया था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सभी का मुझे लगता नहीं है सभी का सही हुआ होगा। आप याद रखिएगा, ये जैसे खफी खान, शहनवाज़ खान, रुस्तम अली, शहजादी, सारे राइटर्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हादी कामवार खान जो थे, इनकी एक बुक है तज़किरा ए चतगाई, याद रखना, तज़किरा ए चतगाई। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि नूरजहाँ के दिन उसके लाल कुंवर के लिए फिर से जीवित हो गए और उसके नाम पर बाद में सिक्के भी चलाए गए थे। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, ठीक। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लगभग 2000 ईस्वी पूर्व का है? यहाँ पर देखना है कि 2000 BC के आसपास ऐसा कौन सी जगह है वह एग्जिस्ट करती थी, ठीक। चलिए देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोटा, अर्जुनपुरा, माउंट आबू या फिर लूण करनसार? देखो, जो लूण करनसार है ये राजस्थान के बीकानेर के बिल्कुल पास में पड़ने वाली एक जगह है। यहाँ पर कभी लूण की झील हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। और यही एक जगह है, ये माना जाता है कि 2000 BC के आसपास ये एग्जिस्ट करती थी, ठीक। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऑर्डर जारी किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन जो प्रिंसी स्टेट अनेक्स की जा रही थी उस समय, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रोक दिया था, ठीक है। और ऐसी कौन सी जगह थी जिसको उन्होंने रोका था? तो वो जगह थी करौली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय कारखाना अधिनियम में सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया गया था? तो ये जितने भी एक्ट आए हैं ना, उन एक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हैं जो इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी जहाँ से क्वेश्चन बनाता है उनको एक बार लिखिए। कौन कौन से वायसराय, कौन कौन से गवर्नर जनरल के अधीन ये वाले एक्ट आए हैं उनको लिखिए, उनकी क्रोनोलॉजी लिखिए, समयकाल के बारे में लिखिए। देखो, जो भारतीय कारखाना अधिनियम जिसमें श्रमिकों के लिए अवकाश का प्रावधान दिया गया था, वो दिया गया था दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम जो पारित हुआ था, जो लॉर्ड लैंसडाउन के समयकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। तो इसमें दिया गया था। जो पहला कारखाना अधिनियम आया था, फैक्ट्री एक्ट आया था, वो आया था 1881 में। उस समय जो लॉर्ड थे वो थे लॉर्ड रिपन, ठीक है, उनके समयकाल के दौरान आया था। तो पढ़िएगा इनके बारे में, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो हमने बनाई है। उसमें जितने भी युद्ध हो चुके हैं ब्रिटिश समयकाल के दौरान, जो उन्होंने मुग़ल शासकों के साथ किए थे और कौन कौन सी संधि के साथ समाप्त हुए थे, उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप वहीं से कर सकते थे, ठीक है। पहला बर्मा युद्ध जो 1824 और 26 के दौरान लड़ा गया था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? इजी क्वेश्चन था। कशार एक जगह थी
जिसको ब्रिटिश संरक्षित घोषित करना ये तत्कालिक एक कारण था। ठीक है, लॉर्ड्स एम्सहर्ट के समयकाल के दौरान ये युद्ध हुआ था और जो पहला बर्मा युद्ध था ये यादाम्बू की संधि के साथ समाप्त हुआ था जो 1826 में हुई थी। ठीक है, कई बार इनका समयकाल आ जाता है। यादाम्बू की संधि के साथ संबंधित है ये पहला बर्मा युद्ध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीजी लीडरशिप एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी निबंध किसने लिखा था? गांधीज लीडरशिप एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी निबंध ये लिखा था जयप्रकाश नारायण जी ने। तो आंसर इज ऑप्शन 4। हीरा कोहिनूर किस युद्ध के बाद ब्रिटिशर ताज को सौंप दिया गया था? तो जो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध था उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये हीरा अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है। ठीक, 1928 के मेला ढोने वाले की हड़ताल के एक प्रमुख नेता थे जिनको धंगरम्मा मेला ढोने वाले की मां की उपाधि दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दी गई थी प्रभावती दास गुप्ता को। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर दो फिर तो मुश्किल है। ठीक है, इस्तादो द इंडिया किनको कहा जाता था? ये कहा जाता था पुर्तगालियों को। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको हम इस्तादो द इंडिया, बहुत जगह हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। ठीक है, चलिए आंसर इज 1। 1770 के अंत और 1780 के दशक में खतबंदी नियम किससे संबंधित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे इसकी। ठीक है, भारतीय किसानों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने कृषि उपकरण खरीदने के लिए कहा जाता था। हाँ, ये तो ठीक था। ठीक है, और भारतीय कारीगरों को अपने उत्पाद विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। नहीं, ये प्रावधान नहीं था उसका, ये गलत है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नकद में भू राजस्व का भुगतान करने के लिए भारतीय किसानों को बाध्य किया जाता था। यस, ये तो ठीक है। और भारतीय कारीगरों का अपना कच्चा माल जैसे कपास विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदना था। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसका जो प्रावधान नहीं था वो था ऑप्शन 2। ये इसकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन की निकासी का मामला उठाया था? जितने भी ये कमीशन आए थे, मैकडोनाल्ड कमीशन, स्ट्रेटजी कमीशन, रेमिटेंस कमीशन, इनके बारे में पढ़िएगा क्योंकि सारे के सारे आयोग जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो वेल्बी आयोग था, जो वेल्बी कमीशन था, इसके समक्ष उन्होंने ये मुद्दा उठाया था दादा भाई नौरोजी ने। इनमें से कौन सा ऐसा स्कूल था जिसको बाद में फर्गसन कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था 1880 ईस्वी में? तो ये कर दिया गया था न्यू इंग्लिश स्कूल को। तो आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक, ये 1880 में बना था और इसको फर्गसन कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था क्योंकि जो फर्गसन थे वो उस समय गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ द 1929 कांग्रेस सब कमेटी ऑन अनटचबिलिटी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर NG चंद्रवाकर, कौन थे उस समय? देखिए, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, याद रखना। 1861 से लेकर के 1946 तक समयकाल था इनका। ठीक, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अखिल भारतीय महासभा के ये फाउंडर भी रहे हैं और 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। याद रखना इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो ये उस समय जो 1929 में कांग्रेस कमेटी बनी थी उनके ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। इमैनुअल कांट, J.S. मिल, जैक्स डेरिडा, मिशेल फौकॉल्ट, कौन थे जिन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये उपयोगितावाद के सिद्धांत के बारे में J.S. मिल ने दिया था। इसकी जो थ्योरी है उन्होंने प्रतिपादित की थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। चलिए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था। हेरोडोटस, जिन्हें हम इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं, इनका जन्म 884 BC के आसपास हुआ था। आधुनिक तुर्की में एक शहर है हेलिकॉर्नस, वहाँ पर इसका जन्म होता है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। लेनी रिफेनस्टाइल की फिल्म ट्रम्प ऑफ द विल किससे संबंधित है? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ठीक,
नाजी प्रचार के साथ संबंधित है। देखो ये 1935 में जो जर्मन नाजी प्रोपोगंडा हुआ था उस समय जो युद्ध चल रहा था उसके ऊपर जो बनाई गई फिल्म थी, ये 1935 के आसपास बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कल्पना के कार्य के रूप में इतिहासकार का कार्य उपन्यासकार का कार्य भिन्न नहीं होता है? जहाँ वे भिन्न होते हैं वो यह है कि इतिहासकार की तस्वीर सच होने के लिए होती है। कि किसकी स्टेटमेंट है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरजी कॉलिंगवुड की स्टेटमेंट है। तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, बार बार इसकी रिवीजन कीजिए, फिर ये याद रहेगी, नहीं तो भूल जाएंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किसने कहा था कि इतिहास को फिर से लिखना होगा क्योंकि इतिहास उन कारणों का पूर्व वृत्तांतों के धागे का चयन है जिन्हें हम रुचि रखते हैं। अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं फिर ही हम इतिहास के बारे में आगे जान सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है इतिहास की। ये किसने दी थी? ये दी थी ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर ने। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। देखो मेरे से बच्चे ये पूछते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। इन क्वेश्चन को करने के लिए ना सिर्फ एक ही तरीका है। आप ये जितनी भी स्टेटमेंट है, जिस भी राइटर की स्टेटमेंट आती है आपके सामने जब आप पढ़ रहे होते हैं, उनको आप लिख लीजिए, उसकी रिवीजन कीजिए, तब ये याद रहेंगी। इसका कोई भी और अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई मेथड नहीं है। क्योंकि जितने भी राइटर हैं उनके बारे में कहाँ तक हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इनके बारे में उतना ही हम उलझते जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी स्टेटमेंट्स, जिस भी राइटर की परिभाषा आती है, इतिहास से संबंधित होती है, जो भी राइटर हैं उनकी बुक्स के बारे में या फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए, लिख करके आप रिपीटेडली रिवाइज कीजिए, फिर ये याद होंगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रमोशी रिवेलियन ऑफ 1831 वाज लेड बाय हुम? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देवी चौधरानी, राम सिंह, शाहमल या उमाजी राजे? देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये विद्रोह हुआ था 1831। कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा, काफ़ी लंबा विद्रोह चला था ये। 1822 के आसपास ये शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि 1822 में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। ठीक है, भूखमरी की समस्या पैदा हो जाती है, जिस वजह से ये पश्चिमी घाट पर रहने वाले जितने भी रमोशी जाति के लोग थे वो सरदार चित्र सिंह के नेतृत्व में सतारा के आसपास का जितना भी एरिया था वहाँ पर ये विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और लूटमार करते हैं। और आगे चलकर जैसे ये 1825 और 26 का समय आता है, उस समय इसका नेतृत्व कौन करते हैं? उमाजी राजे। ठीक है, उनके नेतृत्व में आगे चलकर ये विद्रोह और भी बड़ा हो जाता है। ये 1839 तक चलता रहता है। ठीक है, बाद में ब्रिटिशर गवर्नमेंट इसको दबा देती है, लेकिन ये काफ़ी लंबा विद्रोह चलने वाला विद्रोह था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज उत्तराधिकारी था? राजा राममोहन राय जो थे उनकी जो आत्मीय सभा थी जो 1814 में उन्होंने बनाई थी, ठीक है, उसको आगे चल कर के ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ तक आते आते आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। यदि आपके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हुए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो देखो डीमोटिवेशन आना तो फिर स्वाभाविक सी बात है ना। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो क्वेश्चंस होते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी हम सही नहीं कर पाते। उसके कारण क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। यूजीसी एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कम पढ़िए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, यही इस एग्ज़ाम को करने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, यहाँ पर मध्यकाल के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकाल के दौरान तारीख तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हमने सही स्टेटमेंट देखनी है। देखो जो तारीख और तवारीख वर्ड यूज़ किए जाते थे मध्यकाल के दौरान, एक तो ये होते थे वे अदालत के इतिहास थे, अदालत से ही संबंधित हुआ करते थे। ये तो यहाँ पर सही होगा। ठीक, बाबरनामा रोजनामचा डायरी पर आधारित नहीं था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि बाबरनामा को यदि हम पढ़ते हैं ना तो रोजनामचा डायरी पर आधारित था। क्योंकि उन्होंने बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी थी तो डेली रूटीन उसकी जो थी, रोजनामचा जो भी किया करते थे, डेली के जो भी काम होते थे वह लिखते थे। उसके इतिहास में आप देखेंगे ना तो वो एकदम लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, फारसी परंपरा राजशाही संस्थाओं से प्रभावित
नहीं थी, यहाँ पर फिर से नहीं लिखा। जो फारसी परंपरा थी वह राजशाही संस्थाओं से प्रभावित थी, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। वे स्मारक उद्यम थे जिन्होंने इतिहास लेखन को पुस्तक लेखक के लिए फोकल बना दिया, ये सही है। ये पैटर्न सलयूक साम्राज्य के कॉर्निकल से प्रभावित था, यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पर ए, डी और ई 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ठीक, 1605 में डच ने अम्बोइना के पुर्तगाली किले पर कब्जा कर लिया था, हाँ ये तो ठीक है। और 1606 में डच ने मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त किया था, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हैं। डचों ने 1617 में सूरत में अपना कारखाना खोला था, हाँ ये भी ठीक है बिल्कुल। 1617 ईस्वी में उन्होंने अपना सूरत में कारखाना खोला था। अंग्रेज़ों ने 1625 में सूरत में एक कारखाना खोल लिया था, नहीं भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है। अंग्रेज़ों ने 1625 में एक कारखाना वहाँ नहीं खोला था। और डचों ने 1639 में मलक्का पर कब्जा कर लिया था, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए, बी और सी 3 स्टेटमेंट सही हैं। ए, बी और सी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो पढ़िए फिर क्या क्या स्टेटमेंट कहती हैं। कि वायु पुराण में वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति और उनके पुत्र प्रवीर का उल्लेख है, यस ये तो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर हमें वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा है ना, तो उनकी जो विंध्य शक्ति जो शासक थे उनके बारे में जब हम इन डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा सा जाके, वायु पुराण में इनके बारे में वर्णन आपको मिलेगा। एक तो ये याद रखिए आप, ठीक। तो ये स्टेटमेंट ए तो यहाँ पर सही हो जाएगी। आरंभिक पुरालेख अभिलेखों में अभीर को पश्चिमी भारत के शक महाक्षत्रियों से सेनापतियों के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों ठीक हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि इक्ष्वाकु वंश के जो लोग थे उन्होंने मदुरई शहर पर शासन किया था, तो ये गलत है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी जिसमें वर्णन किया गया हो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है और इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं उन्होंने मदुरई पर अपना शासन किया हो। ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो कहीं नहीं मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो बौद्धि वंश उस क्षेत्र में फला फूला जो कभी चेरा के क्षेत्र में था, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। और स्टेटमेंट ई कहती है कि महावंश में चोल राजा करिकल ने सिलोन पर आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, ठीक है। जो चोल वंश के शासक हैं करिकल सिलोन पर जो आक्रमण किया था उसका उल्लेख उनका महावंश में नहीं मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए, बी और ई। ए, बी और ई, ये कौन सी हैं भाई? ये है ऑप्शन 2, ठीक। 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर सही को अंडरलाइन जरूर कर लिया करो। चलिए पढ़ते हैं कि कौन सा सही है। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, ठीक। चलिए ये तो स्टेटमेंट सही है कि तंजावुर में जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये चोल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। और अगली स्टेटमेंट कहती है कि मंदिर की दीवारों पर चोल राजाओं के चित्र हैं, ये यहाँ पर गलत है, ठीक। त्रिपुरांतिक शिव का दूसरा नाम है, यस ये भी ठीक है। राजा राजेश्वर मंदिर चोल वंश की कला के एक महान चरण का प्रतीक है। तो अगर हम राजा राजेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो वह चोल वंश की कला में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होनी चाहिए। ए, सी और डी, ए, सी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक है। और आगे ई, राजा देवी दुर्गा के भक्त थे, नहीं, राजा राज देवी दुर्गा के भक्त नहीं थे, वो भगवान शिव के भक्त थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में नीचे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन डी स्टेटमेंट, इसको लेके मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? सही देखनी है कि नागार्जुन कोंडा शिलालेख वर्ष 278 CE के लिए दिनांकित किया गया था, यस ये तो सही है। और नागार्जुन कोंडा शिलालेख देव परम देव की छवि के प्रति समर्पण को रिकॉर्ड करता है, यस ये भी ठीक है।
और अभिरजा वशिष्ठिपुत्र वसुसेन देवी दुर्ग के भक्त थे। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और नागार्जुन कोंडा शिलालेख सर्वोच्च देवता को आदि पुरुष के रूप में दर्ज करता है। यस, ये तो ठीक है। और नागार्जुन कोंड शिलालेख भी भगवान को रुम्भरा भाव के रूप में वर्णन करता है। यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं इसकी नागार्जुन कोंड शिलालेख के बारे में। आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, तो ये स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगी। तो आंसर होना चाहिए ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई यहाँ पर ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवकों और दासों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है? मोरलैंड ने अपने इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में गुलामी पर ध्यान दिया। यस, मोरलैंड की ये जो बुक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया एट द डेथ ऑफ द अकबर। ठीक है, ये तो सही है। फिरोज तुगलक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दासों का उपयोग निर्माण के कार्य के लिए किया था। ये भी ठीक है। और पुर्तगालियों ने बड़े पैमाने पर दासों को नियुक्त किया था। बिल्कुल, ये भी ठीक है। जे दाह जाने वाले तीर्थयात्री जहाज़ गुलामों के व्यापार में लिप्त नहीं थे। ये यहाँ पर यदि होता ना लिप्त थे तो ये भी ठीक होता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अकबर ने युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाने की प्रथा की अनुमति दी थी। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने तो युद्ध में कैदियों को गुलाम बनाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ए, बी और सी यहाँ पर ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पुरंदर की संधि के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है? पुरंदर की संधि इम्पॉर्टेंट है भाई, मैं पहले आपको इसी क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में आपको करवा चुका हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, शिवाजी के पास 35 किलों में से 23 किले मुग़लों को सौंपे जाने थे। हाँ, ये तो संधि का प्रावधान था, बहुत इम्पोर्टेंट था। और दूसरा प्रावधान था उनका कि आत्मसमर्पित किले से हर साल 4 लाख हूणों का राजस्व प्राप्त होता था। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि 2 लाख हूणों की वार्षिक आय वाले शेष 12 दुर्ग शिवाजी के लिए छोड़े जाने थे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और बीजापुर कोंकण में एक क्षेत्र शिवाजी को दिया गया था। हाँ, ये तो ठीक है। और शिवाजी को मुग़लों को 30 लाख हूण किश्तों में देने पड़े थे। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में। हाँ, ये तो ठीक है, ऑप्शन 3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने देखना कि मध्यकाल में जब व्यापार हो रहा था उस समय व्यापार से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सही कथन जरूर देखना है, यहाँ पर जब भी सही आ जाए उसको तो आप अंडरलाइन कर लिया करो। ऑप्शन ए कहता है कि नमक राजधानी में कन्नौज, कड़ा और मणिकपुर से लाया जाता था। पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नमक जो है राजधानी में कभी भी कन्नौज और कड़ा से नहीं लाया जाता था, ये तो गलत है। और उत्तर पूर्वी भाग में पान के पत्ते का आयात किया जाता था, गलत, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। दिल्ली ने काफ़ी दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से आपूर्ति प्राप्त की थी। यस, ये तो ठीक है। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के कृषि और मूल्य नियंत्रण उपायों का विस्तार से उल्लेख किया है। ये भी ठीक है। और इब्न बतूता हमें बताते हैं कि गंगा के किनारे में स्थित अमरोहा से मुख्य रूप से अनाज की आपूर्ति की जाती थी। यस, ये भी ठीक है। सी, डी और ई, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सी, डी और ई है यहाँ पर ऑप्शन 3 में। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था यूजीसी ने कि इनमें से कौन सा सही है। 18 फरवरी 1946 को नेवल रेटिंग्स में HMIS तलवार पर विरोध शुरू हुआ था। यस, ये तो ठीक है। ओके, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव था। यस, ये भी ठीक है। और बम्बई शहर नौसेना विद्रोह के दौरान शांत था और हड़ताल में लोगों की भागीदारी नहीं थी। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और बम्बई में शांति लाने के लिए मराठा बटालियन को बुलाया गया था। ये भी ठीक है। और हड़ताल फरवरी 1946 में कराची में भी हुई थी। ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी उसी के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ए, बी, डी और ई। ये है ऑप्शन 4 में। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमने देखना है कि कौन सही है, स्टेटमेंट कौन सी सही है। स्टेटमेंट ए कहती है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सिंडहोम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए थे। हाँ, ये तो ठीक है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ये भी ठीक है।
और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के पास लाल झंडा था, यस ये भी ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वयं दलित शूद्र पहचान के गैर आर्य सिद्धांत का समर्थन नहीं किया करते थे, यहाँ ये भी ठीक है। 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द एनिहाइलेशंस ऑफ कास्ट पुस्तक प्रकाशित की थी, यस ये भी ठीक है। यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहाँ पर हमने सही स्टेटमेंट देखनी है। बाइकॉट और स्वदेशी के संकल्प को टाउन हॉल कोलकाता में बैठक में अपनाया गया था, हाँ ये तो ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 को फांसी दे दी गई थी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ना कि 30 अप्रैल को, ठीक है, याद रखना यहाँ पर 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, तो स्टेटमेंट बी इज़ इनकरेक्ट। अरुणदेल समिति ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड इरविन को सौंपी थी, देखो ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो लॉर्ड इरविन को नहीं सौंपी थी, उन्होंने लॉर्ड मिंटो को सौंपी थी ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, याद रखना लॉर्ड मिंटो, ओके। ये स्टेटमेंट भी ऑप्शन सी इज़ आल्सो इनकरेक्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1906 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1906 में नहीं 1905 में उन्होंने स्थापना की थी, ठीक। तो स्टेटमेंट डी इज़ आल्सो इनकरेक्ट। आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट ई क्या कहती है कि मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1 जुलाई 1909 को, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है कि 1 जुलाई 1909 को लंदन में जाकर उन्होंने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए और ई। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ए और ई ऑप्शंस में कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रश्न का आंसर यूजीसी ने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। तो यही कारण था कि उनके जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल ही मैच नहीं करते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर केवल ए और ई, वो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए और ई, ठीक। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 1770 के बाद से कॉर्नवालिस के आने से पहले कंपनी के अधिकारी जैसे अलेक्जेंडर डॉव, हेनरी प्लाटो और फिलिप्स फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित करने की वकालत कर रहे थे, हाँ ये तो ठीक है। ऑप्शन बी है कि फिजियोक्रेटिक स्कूल में देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रधानता दी गई थी, यस ये भी ठीक है, ऑप्शन बी इज़ आल्सो करेक्ट। चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत से मूल्यांकन हमेशा से ही लिया गया है, ये भी ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त के तहत मूल्यांकन से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी, ये गलत है क्योंकि उससे भ्रष्टाचार तो ज़्यादा बढ़ गया था। और यह उम्मीद की गई थी कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी भूमि सुधार में निवेश नहीं करेगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए बी और सी, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। इनमें से कौन सा सही है, विच इज़ करेक्ट, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। 1860 के दशक में उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में हिंदी उर्दू विवाद शुरू हुआ था, यस ये तो ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि नागरी प्रचारणी महासभा जो थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तीव्रता प्राप्त कर ली थी 1890 और 1893 के दशक में, यस ये भी ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई थी इसलिए इसमें संस्कृत शब्दों का अधिक छिड़काव हुआ था, यस ये भी ठीक है। और उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई थी इसलिए इसमें फ़ारसी और अरबी शब्द अधिक थे, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट ये कहती है कि अप्रैल 1900 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध की सरकार ने यह संकल्प किया था कि नागरी और संस्कृत लिपि दोनों एक समान है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट ई इज़ इनकरेक्ट है। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी है यहाँ पर ऑप्शन 3 में, ठीक है, तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर लिया करो ताकि गलती की संभावना कम हो जाए। ऑप्शंस पढ़ते हैं कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था, हाँ ये तो ठीक है क्योंकि उन्होंने उपनिषदों का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यह परियोजना 1657 ईस्वी में पूरी हुई थी। यस, ये भी ठीक है। और दारा शिकोह ने 1860 में योग वशिष्ठ के अनुवाद की देखरेख की थी। तो 1860 यहाँ पर बहुत दूर आ गया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दारा शिकोह का सिर्रे अकबर भगवत गीता का एक फ़ारसी परिचय है, ये भी गलत है। और मजमा अल बहरीन दारा शिकोह की रचना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये इन्होंने नहीं लिखा, तो ये भी गलत है, ठीक। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गलत हैं, सी, डी और ई। सी, डी यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, तो 3 आंसर है बिल्कुल इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर हमने सही देखना है कि कौन सा सही है। पहले हमने देखा था कि कौन सा गलत है, यहाँ पर सही देखना है। शंकराचार्य की प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता शामिल है, तो बिल्कुल सही है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता शंकराचार्य की जो प्रस्थानत्रयी हैं, जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट बी कहती है कि शंकराचार्य मंदना मिश्रा के शिष्य थे, नहीं, ये गलत है। और जठेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है, हाँ ये भी ठीक है। जठेश्वर मंदिर जो है वो श्रीनगर में स्थित है। और स्टेटमेंट डी कहती है कि शंकराचार्य को उनके बौद्धिक विरोधियों ने क्रिप्टोबौद्ध कहा था, यस ये भी ठीक है। और शंकराचार्य दार्शनिक वाद विवाद के लिए मंदना मिश्रा के पास गए थे, हाँ ये ठीक है। वो उनके पास गए थे वाद विवाद के लिए, वे शिष्य नहीं थे, मंदना मिश्रा के शिष्य नहीं थे शंकराचार्य, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाएगी। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, सी, डी और ई। ए, सी, डी और ई, ये है ऑप्शन 2 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। एक बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने के लिए 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है, यस ये तो ठीक है। और सारे पुत्र और तथागत को अलग अलग व्यक्ति हैं, देखो सारे पुत्र और तथागत 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, यस ठीक है, ये तो गलत है, ठीक। थेरावादी और महायानवादी दोनों ही बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, यस ये भी ठीक है, ठीक। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोध गया में दिया था, नहीं ये तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, ये भी गलत है। और स्टेटमेंट ये कहती है कि अशोक की शेर की राजधानी सबसे पहले वाराणसी के पास सारनाथ में स्थापित की गई थी, यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ए, सी और ई 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, सी और ई, ये है ऑप्शन 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके हम 57वें क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत एकाग्र होकर इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, है ना। एकाग्र होकर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पेपर था, टाइम कंज्यूमिंग था और कुछ नहीं था। लेकिन स्टेटमेंट यदि आपको पता है, ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से लेकर आगे जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये मुझे लगते हैं थोड़े ईजी हैं, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप आसानी से करते जाओगे। यहाँ तक देखो 57 क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। जो स्टेटमेंट हमें पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं बिल्कुल सही है तो वो सही है, जो गलत है वो गलत है। यहाँ पर कुछ भी एलिमिनेट करने वाला हमें अभी तक कोई ऑप्शन ऐसा मिला नहीं है कि जिनको हम एलिमिनेट करें तो फिर आगे बढ़ते जाएँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराजा जयसिंह राजकुमार मोहम्मद आजम के बीच में हुई संधि की एक शर्त नहीं है? महाराजा जयसिंह ने मंडलपुर और बदनौर के परगना मुगलों को सौंप दिए थे। उपरोक्त बदले के रूप में राज्य में जजिया लगाया गया था और उसे 5000 का मनसब दिया गया था। जयसिंह को मारवाड़ के राणा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। जयसिंह को 7000 का मनसब दिया गया था। नीचे में विकल्पों में से हमने देखना है कि कौन सा संधि की शर्त नहीं थी। जयसिंह को 7000 का मनसब दिया गया था, ये तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ई तो होना ही चाहिए, ठीक। और उसे 5000 का मनसब दिया गया था, ये गलत है। सी तो यहाँ पर गलत है, सी गलत है, ई सही है। सी गलत है, ई सही है। यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, कोई भी ऐसा ऑप्शंस हमें नहीं मिलता है जो आपस में मिलता हो, तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन ये कहता है कि चंदेल शासक यशोवर्मन ने बैकुंठ के लिए खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। खजुराहो में जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था चंदेल शासक यशोवर्मन ने। दिस इज़ करेक्ट, ठीक।
स्टेटमेंट 2 कहती है कि कलचुरी राजा लक्ष्मणराज प्रथम ने विक्रय वंश के राजा से कृष्ण की एक छवि प्राप्त की थी। ये गलत है, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो केवल कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट ए कहती है कि रामानुजम ने भक्ति कविताएं लिखी और जनता के बीच भक्ति वैष्णववाद के प्रसार को प्रेरित किया था। यस, ये तो ठीक है। बसवा ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक प्रथाओं और मंदिरों के अनुष्ठानों की वकालत की थी। यस, ये भी ठीक है। और वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की। बिल्कुल ठीक है। और स्टेटमेंट डी कहती है कि रामदास जी ने विष्णु की कृति को राम के रूप में, उसके अवतार के रूप में लोकप्रिय बनाया था। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट तो ठीक हैं। ठीक, चलिए ई पढ़ते हैं कि नामदेव बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। यही गलत है। ठीक है, यहाँ पर आके उन्होंने झोल कर दिया भाई। जो रामदेव जी थे ये महाराष्ट्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट संत थे। ये सतारा ज़िले के आसपास का जितना भी एरिया था वहाँ पर इनकी जो भक्ति के जो भी अनुयायी थे वो महाराष्ट्र में पढ़ते थे, ना कि बंगाल में। ठीक है, तो ई स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 4 स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ठीक है, रानी जिंदा को बनारस में बंदी बनाकर रखा गया था। अरे पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो अगर आपने पंजाब हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये दलीप सिंह की माता थी रानी जिंदा। ठीक है, रंजीत सिंह की ये सबसे छोटी महारानी थी। ठीक है, इनको उन्होंने 1849 में यूपी के पास एक जगह पड़ती है चुनार, वहाँ पर बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, 1849 ईस्वी में। तो बनारस में नहीं रखा था, चुनार में रखा था। तो स्टेटमेंट ए इज़ यहाँ पर इनकरेक्ट। रानी जिंदा ने नेपाल के राजा से शरण देने की प्रार्थना की थी। यस, ये तो ठीक है। और दलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म अपना लिया था। ये भी ठीक है। और दलीप सिंह ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और सिख धर्म को फिर से अपना लिया था। हाँ, ये भी ठीक है। और दलीप सिंह का लंदन में निधन हो गया था। हाँ, ये भी ठीक है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बी, सी, डी और ई। तो बी, सी, डी और ई ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो 2 आंसर इसका बिल्कुल सही है भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? चलिए, स्टेटमेंट ये कहती है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने कमिश्नरेट विभाग में 15 वर्षों से अधिक समय तक काम किया था। बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये तो सही है। और स्टेटमेंट बी कहती है कि फड़के का मानना था कि भारत की दुर्दशा विदेशी शासन का परिणाम है। ये भी ठीक है। और फड़के को अंडमान की जेल में भेजा गया था। ये गलत है। फड़के जी को अंडमान की जेल में नहीं भेजा गया था, उनको काले पानी की सज़ा हुई थी। तो स्टेटमेंट सी यहाँ पर गलत है। फड़के अपने उद्देश्य की प्राप्ति धनगरों की निष्ठा से प्रभावित थे। ये भी ठीक है। और फड़के ने आत्मकथनात्मक लेख नहीं लिखा था। नहीं भाई, ये भी गलत है, क्योंकि फड़के की तो आत्मकथा बहुत फेमस हुई थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन ई इज़ आल्सो इनकरेक्ट। तो केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ए, बी और डी। ए, बी और डी यहाँ पर कहाँ पर है अभी? ऑप्शन 4। हाँ, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बेंटिंग ने 1834 में एक चाय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। ठीक, हाँ ये तो ठीक है। और स्टेटमेंट बी कहती है कि बंगाल में फोर्ट ग्लेस्टर में पहले कॉफ़ी बागान स्थापित किया गया था। ये भी ठीक है। और मेंडेन विल्सन कहते हैं कि फ्रैंकोइस ग्रैंड ने बंगाल में पहली इंडिगो फैक्ट्री की शुरुआत की थी। ये स्टेटमेंट गलत है। और मशीन से बने कागज़ का उत्पादन 1870 में शुरू होता है, जब बंगाल में बाली मिलों की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और मेजर एंड्रू डंकन ने 1808 में मद्रास सरकार को स्लेम स्टील की उत्पादन गुणवत्ता की जानकारी दी थी। ये भी गलत है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, ए, बी और डी। ए, बी और डी, ए, बी यहाँ पर ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो 3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, भारतीय सिनेमेटोग्राफिक अधिनियम 1918 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। 1920 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और रंगून के 4 शहरों में सेंसर बोर्ड स्थापित किए गए थे, बिल्कुल ये भी ठीक है। नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम 1878 में अधिनियमित किया गया था, ठीक, यही गलत है। जो नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम 1878 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 1876 ईस्वी में, 1876 में, ठीक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लाहौर में सेंसर बोर्ड की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है, ये भी ठीक है। और ETP ओ'कॉनर ने ब्रिटिश जिला सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, ये भी ठीक है। A, B, D और E 4 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं। A, B, D और E ये है ऑप्शन 3 में, ठीक है। 3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सही है, यहाँ पर देखना है कौन सा सही है, ठीक। चलिए, 1926 में भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। और 1926 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 1990 में, ठीक है, 1990 में। और लेडी मेहरीबाई टाटा राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभिक वर्षों के दौरान मुख्य भावना बनी रही, ठीक, ये तो ठीक है, बिल्कुल बी करेक्ट है यहाँ पर। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1928 में अस्तित्व में आया था, नहीं, ये भी 1928 में नहीं आया था, तो ये आया था 1927 में, ठीक है, 1927 में आया था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। प्रारंभ में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर राजनीतिक निकाय था, हाँ ये तो ठीक है। और बाद में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो गया और सभी प्रकार के महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करनी शुरू कर दी थी, यस ये भी ठीक है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ठीक है, बी, डी और ई, बी, डी और ई यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक 65 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट किया था, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर साथ में रखा होगा और साथ साथ इसको अटैम्प्ट भी कर रहे होंगे। और जिन बच्चों ने पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया था, उनको तो ये पता चल गया होगा कि उनके क्वेश्चंस क्यों गलत हुए थे, ठीक है। काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पेपर बनाया था UGC ने, तो आने वाले क्वेश्चन पेपर को भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे। तो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स कि देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो स्टेटमेंट ये कहती है कि 1921 में यूरोपीय व्यापार संगठन ने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स नामक एक शीर्षीय निकाय का गठन किया था, हाँ ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और 1927 में भारतीय पूंजीपतियों ने अपना स्वयं का एक FICCI बनाया था, गठन बनाया था, ये भी ठीक है। और मार्च 1931 में कपास संरक्षण अधिनियम कपास शुल्क को 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था, लेकिन ये गैर ब्रिटिश माल तक ही सीमित था, ये गलत है यहाँ पर, ठीक। और कपास शुल्क में वृद्धि लंकाशायर के अनुकूल थी, ये भी ठीक है। और भारतीय उद्योगपतियों और राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी वीरता का विरोध किया था और उनमें से कई ने विधानसभा में इस्तीफा भी दे दिया था, ठीक है, ये भी ठीक है। तो केवल सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। A, B और D, E, A, B, D, E ये है ऑप्शन 4 में, तो 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना हमने यहाँ पर। और सूची 2 में जैसे पवित्र अग्नि की स्थापना, इसको कहते हैं अगेय, ठीक। और फसल के पहले फल की आहुति, जब फसल कटाई शुरू होती है सबसे पहले जो यज्ञ किया जाता है उसको कहा जाता है अग्रेय, ठीक है। और 3 ऋतुओं में से प्रत्येक के प्रारंभ में जो यज्ञ किया जाता है उसे कहा जाता है चतुर्मासम। और पूर्णमासी और अमावस्या के यज्ञ जो होते हैं उनको कहा जाता है वर्ष पौर्णमासिस। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आएगा A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, तो ये है ऑप्शन 3 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। H.C. राय चौधरी सूची 1 में राइटर्स हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं हमने इनको मिलाना है, ठीक है। H.C. राय चौधरी, इन्होंने लिखा था द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स, ठीक है। और
A.L. भाषम की रचना है भारत का एक सांस्कृतिक इतिहास। R.K. मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य और उनका समय। और कपिला वत्सयान के द्वारा लिखा गया था भारतीय लोगों का इतिहास व संस्कृति। ठीक है, इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए क्या होगा। A का 3, B का 1, C का 2, D का 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में प्लेसेस हैं, सूची 2 में वो वर्तमान में कौन से स्टेट में पड़ती हैं, हमने इनको मिलाना है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया तो फिर आसानी से हो सकता था। ठीक है, जैसे पैसरा है, पैसरा कहाँ पर पड़ता है, पैसरा बिहार में पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको यही पता है ना कि A का 3, तो A का 3 है यहाँ पर ऑप्शन 1 में। इस तरह से आप इसका एलिमिनेशन करके आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, और सबको पता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। B का 1, तो B का 1 यहाँ पर है 3 ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी है। और उसके बाद अनंगपुर, अनंगपुर जो है ये हरियाणा में पड़ती है, साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुंगसी कर्नाटका में पड़ती है, काफ़ी रिपीट होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, ये बार बार ये वाली साइट तो रिपीट होती है, हुंगसी। ठीक है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। यहाँ पर फिर से सूचियों को मिलाना है हमने। ठीक है, सूची 1 में राइटर हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। ठीक, कर्नल टाड, कर्नल टाड ने क्या लिखा था, देखो कर्नल टाड ने लिखा था राजस्थान के इतिहास की जो पुराशेष थे उनके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, G.H. ओझा ने लिखा था भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ठीक, और श्यामल दास ने क्या लिखा था, श्यामल दास ने लिखा था वीर विनोद। ठीक है, और A.K. फोबर्स की रचना है रासमाला। जो वीर विनोद है ये एक काव्य ग्रंथ है बहुत बड़ा। ठीक, इसकी क्रोनोलॉजी में ला के देखिए क्या होना चाहिए आंसर। A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। ठीक है, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 में जो शब्दावलियाँ हैं और सूची 2 में उनका अर्थ क्या था, उनका वास्तविक काम क्या था और किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखो जाम का वास्तविक अर्थ होता था भू राजस्व का आंकलन किया जाना। ठीक है, A को मिलाओ आप 2 के साथ। और इसी तरह से हासिल, तो हासिल का होता था वास्तविक एकत्रित राजस्व, जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसको हासिल कहा जाता था। ठीक, और महव का अर्थ होता था मासिक तराजू। ठीक है, और कब्ज होता था धरोहर राशि। ठीक, इसको मिलाइए आप, इसका आंसर क्या होना चाहिए। A का 2, B का 3, C का 1, D का 4, तो ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पेपर को करते समय आपने देखा होगा कि यूजीसी का जो क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होता जा रहा है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं वो। जो क्वेश्चन स्टैटिक्स होते हैं वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, इसमें डेट्स दे रखी हैं, ईयर्स दे रखे हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डेटा पता होना चाहिए। जब आपको इनके ईयर्स के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए 71 क्वेश्चन है। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी को। ठीक है, और दादरा का युद्ध ये हुआ था 1532 ईस्वी को। और सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था ये 1534 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और गौड़ पर कब्जा किया गया था 1537 ईस्वी को। मिलाइए इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2। ठीक है, यह है ऑप्शन 3 में। ठीक, सूची 1 में राइटर्स हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। ठीक, चलिए मिलाइए इसको। ब्रदर अगेंस्ट द राज, ये बायोग्राफी थी और ये लिखी थी लियोनार्ड ए गार्डन ने। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस के रूप में उसे जानता था, ये वाली कृति है, यह है कृति कुर्ती की ए बीकन अक्रॉस एशिया। ये सुभाष चंद्र बोस की एक जीवनी थी। सिरिल ए बोस एट ऑल एंड इनके द्वारा लिखी गई थी। और ऑप्शन 4 है इतिहास से साधाने खोज इतिहास का, तो ये लिखी थी कृष्णा बोस ने। ठीक, सीधा मिला हुआ है, तो मिलाइए इसका आंसर होगा A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ये है ऑप्शन 3 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में राइटर्स हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। ठीक, अगर आपने हमारी बुक्स और राइटर्स की वीडियोस नहीं देखी, मैं फिर से कहूँगा कि आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होती ना तो ये वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते थे। ठीक,
उसमें मैंने बहुत सारे बुक्स और राइटर्स के ऊपर आपको ऑलरेडी एक अच्छी वीडियो बना के दी है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, दयानंद सरस्वती की जो बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। ठीक है, तो बताइए दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी थी जो उन्होंने लिखी थी। दयानंद सरस्वती की रचना थी गौ करुणानिधि, और गोपाल हरि देशमुख की रचना थी सतप्रथ सीरीज़। ठीक है, और उसके बाद विष्णु कृष्ण चिलपूणकर की जो रचना है वो है निबंधमाला, और एम.जी. रानाडे ने लिखा था नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर। ठीक, इसका क्रोनोलॉजिकल में देखिए आंसर क्या होना चाहिए, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, तो यह है ऑप्शन 4 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैंने पहले ही आपको कहा है कि जो भी गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं, उनके समयकाल के दौरान जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं, जितने भी चार्टर अधिनियम आए हैं, सबको एक बार अच्छे से लिखिए, पढ़िए। उनमें जो भी प्रावधान थे, जिस भी एक्ट पर वे बनाए गए थे, उसको ज़रूर लिखिए, उनकी समयकाल के बारे में लिखिए, उनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये क्वेश्चन गलत कर लेंगे तो फिर देखो बाकी के क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो करने बहुत मुश्किल थे, जिनकी ऊपर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी था। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन यदि हम गलत कर देते हैं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है वो आप गलत मत करो। ठीक, प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करोगे तब वे गलत नहीं होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे देखना, आगे कुछ क्वेश्चन और आएंगे जो डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कि चार्टर अधिनियम जो 1793 था, 1793 वाला था, उसमें कौन सा प्रावधान था। उसमें था कि वैधानिक आधार पर नगर पालिका संस्थाएँ बनाई गई थी, तो एक को मिलाओ आप 2 के साथ। शाही सेना स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट जो 1868 में आई थी, उसमें कौन सा प्रावधान था। उसमें था नगर पालिका संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 में आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये वाला, इसको एक बार आप जाकर जरूर पढ़िएगा। इसमें जो प्रावधान था वो यह था कि विधायी हस्तांतरण की नीति को शुरू किया गया था। ठीक है, और बंगाल जिला बोर्ड अभिभार अधिनियम जो 1871 में आया था, उसमें क्या प्रावधान था कि ग्रामीण बंगाल में स्थानीय स्वयं सरकार के प्रावधान की दिशा में एक कदम उठाया गया था। तो इसकी क्रोनोलॉजी मिलाइए क्या होगी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यह है ऑप्शन 3 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल था। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन तो आपको आएंगे भी नहीं, कुछ 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यदि गलत यदि होते हैं, यदि आपको नहीं आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाओगे हमें तो आता ही कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी मैं सच बताऊं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। ठीक है, और चलिए इसको मिला के देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, जो एक अरब कहावत है कि पुरुष अपने काल में अपने पिता की तुलना से अधिक सदृश होते हैं। ठीक है, ये एक अरब कहावत है, एक को एक के साथ हम सीधा मिला देंगे। ठीक है, तो दूसरा मिलाइए, अतीत एक विदेशी क्षेत्र है जहाँ वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं, ये एल.सी. हर्टली की स्टेटमेंट है। ठीक है, साथी नागरिकों हम इतिहास से बच नहीं सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट थी इब्राहिम लिंकन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओलिवर वेलेंड होमल्स ने कहा था कि इतिहास की एक पृष्ठ तर्कशास्त्र के एक महत्वपूर्ण खंड जैसा है। ठीक, तो इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए क्या होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, यह है ऑप्शन 3 में। तो मैंने यहाँ पर देखा है, आप एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि यहाँ पर 65 से लेकर 75 तक क्वेश्चन जो आए हैं ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन है ना वो 3 ही आ रहा है। ठीक, तो ये एलिमिनेशन के हिसाब से यदि आप सोच रहे हैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं वहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम ऑप्शन 3 को ही चूज़ करके जाया करो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ठीक होने की। आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लो, 65 से लेकर 75 तक जो क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन 3 के ही हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो सकती है, आपके काम आती है तो अच्छी बात है, अगर आप यूज़ करके देखो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, सही कथन देखना है। पी.वी. केन ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा था। ठीक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन्होंने लिखा था।
और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बड़ौदा के ओरिएंटल संस्थान से प्रकाशित हुआ था। देखो, ये जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो था ये बड़ौदा से नहीं प्रकाशित हुआ था, ये पुणे से हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ो, देखो तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। तो ये तो सही है, तो वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं उसके 7 कांड हैं। ठीक, और डी ऑप्शन है कि R.P. कांगले ने अर्थशास्त्र का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। ठीक, तो ये भी ठीक है, इन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था अर्थशास्त्र का। और विलियम जोन्स ने मनुस्मृति को फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखो, मनुस्मृति का फ़ारसी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने नहीं किया था। देखो, मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, जॉर्ज वुलर ने किया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया था, वो याद रखना आप, मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया था। ठीक, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, A, C और D। देखो भी कौन से ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन 3, फिर से 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो मुश्किल नहीं था, लेकिन देखो यूजीसी के एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो पूरे इतिहास को इकट्ठा करके क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लो आप कि अलेक्जेंडर की डेथ कब हुई थी। अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी 323 BC को। ठीक, और नहपान ने गौतमी पुत्र को हराया था और मार डाला था। तो ये उन्होंने मारा था 130 AD में जाके। जहाँ पर BC की बात हो रही है वहाँ पर AD को उठा के ले आए हैं वो। ठीक, तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 BC में हुआ था। ठीक है, 269 BC में। और अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ था, यह हुआ था 493 BC में। ठीक है, और इसी तरह से सिकंदर और पोर्स के बीच में जो युद्ध हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए, 326 BC को हुआ था। ठीक, अब इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए, सबसे पहले आएगा D, फिर E, A, C, B। तो यह है ऑप्शन 1 में। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि राणा अमर सिंह को मनाने के लिए कौन कौन से लोग गए थे। ठीक है, और कौन कौन से समय काल के दौरान गए थे, हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहले कौन गया था, बाद में दूसरा कौन गया था। तो राणा अमर सिंह जी को मनाने के लिए देखो भाई, यहाँ पर इनके समय काल पहले देखते हैं। प्रिंस सलीम का जो समय काल था वो था 1599 ईस्वी। ठीक, और उसके बाद राजकुमार खुर्रम का समय काल था 1613 ईस्वी। महावत खान का समय काल था 1608 ईस्वी। ठीक, जो प्रिंस परवेज थे इनका समय काल था 1605 ईस्वी। और अब्दुल्ला खान का समय काल था 1609 ईस्वी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखो इसका आंसर क्या होगा। पहले आएगा A, फिर D, C, E, B। तो यह है ऑप्शन 1 में। ठीक है, लिखित कथनों को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख सेना ने विद्रोह कब किया था। शाहू को राजा का ताज पहनाया गया था। जय सिंह को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और बहादुर शाह की मौत कब हुई थी। अजीत सिंह को गुजरात का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो बंदा बहादुर जी के नेतृत्व में सिख सेना ने विद्रोह किया था वो किया था 26 अक्टूबर 1709 ईस्वी को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1709 को किया था बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख सेना ने विद्रोह। और शाहू का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1708 को। ठीक है, और जय सिंह को मालवा के राज्यपाल पर नियुक्त किया गया था, ये किया गया था 1714 ईस्वी में। और बहादुर शाह की मौत होती है 28 फरवरी 1712 ईस्वी को। इसी तरह से अजीत सिंह को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये भी 1712 ईस्वी में ही नियुक्त किया जाता है इनको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए, इसका आंसर होगा BADCE, BADEC। ये है ऑप्शन 4 में। ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के बाद घटी घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी को। तो आप ये मान के चलो कि 1764 के बाद की घटनाएं हैं उनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखना है। यहाँ पर देखिए, बंगाल की दीवानी कब मिली थी उनको,
जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, ठीक है। और ऑप्शन बी है कि बंगाल में दशकीय बंदोबस्त, जो बंगाल में दशकीय बंदोबस्त हुआ था ये 1 मई 1793 को लागू किया गया, 1793 को लागू हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। और द्वैत सरकार का उन्मूलन हुआ था, अबॉलिशन ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1772 ईस्वी को। इसको किया था वॉर्न हेस्टिंग ने ख़त्म, ठीक है। और सूरत का जो बंदरगाह था उसको मिला लिया गया था। तो ये कब मिलाया गया था? ये मिलाया गया था 1799 को। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, डी, सी, बी और ई, ये है ऑप्शन 3 में, ठीक है। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमने। तो अटलांटिक चार्टर कब आया था? ये आया था 14 अगस्त 1941 को, लिख लीजिए यहाँ पर 14 अगस्त 1941 को आया था अटलांटिक चार्टर। और बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के आयोजन की घोषणा हुई थी, ये हुई थी 23 जून 1942 को, ठीक है, 23 जून 1942 को। और पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जापान का हमला, इसी के बाद तो अमेरिका युद्ध में घुस गया था, ठीक है। क्योंकि जब तक इन्होंने इनके पर्ल हार्बर को नहीं छेड़ा था तब तक अमेरिका चुप करके बैठा था सेकंड वर्ल्ड वार में। तो जैसे ही वह हमला करते हैं उसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद जाता है, ठीक। तो ये होता है 7 दिसंबर 1941 को, ठीक है, 1941 को। जो INA की पहली डिवीज़न थी 16,300 सैनिकों की बनाई थी उन्होंने, वो बनाई थी सितंबर 1942 को, ठीक है। और INA की बटालियन मंदोक पर कब्जा कर लिया था, ठीक। तो ये कब किया था? तो ये अक्टूबर 1942 को किया था, ठीक है, अक्टूबर 1942 को। चलिए इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो आंसर क्या होगा, A, C, B, D, E। तो ये है ऑप्शन 2 में, ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए क्या होगा आंसर इसका। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, ठीक। तो एनी बेसेंट जी ने बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उसकी नींव रखी थी 1898 ईस्वी में, 1898 में, ठीक। और अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय का भारत में स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था 1882 ईस्वी में। और हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1902 ईस्वी को। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, तो ये जो रामकृष्ण मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1897 को ये शुरू किया गया था। और लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1886 ईस्वी में, ठीक। इसकी क्रोनोलॉजी में ला के देखिए क्या होगी। सबसे पहले आएगा B, फिर E, फिर D और A, उसके बाद आएगा C। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? B, E, D, A, C। तो यह है ऑप्शन 2 में, ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखिए क्या होगा इसका आंसर। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई, ठीक। तो ये थी 1908 में हुआ थी ये घटना, ठीक। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक द्वारा राज्यपाल सैंडहर्स्ट प्रशासन की निंदा करने वाला प्रस्ताव लाने का प्रयास बॉम्बे को भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये हुआ था 1937 ईस्वी को, ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन 2 बार हुआ था, एक बार 1937 को हुआ था और दूसरा 1916 को हुआ था, ठीक। और बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की कैद करने के बाद जेल भेज दिया गया था। तो ये भेजा गया था 1897 ईस्वी को, 1897 को। और तिलक और उनके समूह ने रानाडे और गोखले को पूना सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से बाहर कर दिया था, ये कर दिया था 1870 ईस्वी को। और नरमपंथियों ने कांग्रेस में उनकी शहादत की भावना की प्रशंसा करते हुए तिलक के प्रशासकों के प्रस्ताव को पेश करने के प्रयास से विफल कर दिया था। तो ये किया था 1927 ईस्वी को, ठीक। चलिए इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए क्या होगा आंसर। ए पहले आएगा, A, फिर D, फिर C, E और B। A, D, C, E और B, ये है ऑप्शन 3 में, ठीक। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइए इसकी क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए।
ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रैयतवारी एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड बाय द अलेक्जेंडर रीड। तो ये शुरू किया गया था 1820 ईस्वी को, ठीक है। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा शुरू किया गया था 1820 ईस्वी को। ऑप्शन बी है कि बॉम्बे सर्वे सिस्टम डिवाइज्ड बाय जी विंगेट एंड H.E. गोल्डस्मिथ। तो ये शुरू किया गया था 1917 ईस्वी को। और आगे चलते हैं, ऑप्शन सी कहता है कि मद्रास टॉर्चर कमीशन, तो ये लाया गया था 1855 ईस्वी को। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो जी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो शुरू किया गया था ये किया गया था 1909 ईस्वी को। और थॉमस मुनरो ने रैयतवारी सिस्टम शुरू किया था, ये किया था 1825 ईस्वी को। इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए क्या होगी। सबसे पहले आएगा ए, फिर ई, फिर बी, सी और डी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ठीक। जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफ़िकल्ट थे, वाकई डिफ़िकल्ट थे। देखो फिल्म सीता वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, ठीक, बिल्कुल सही है। ये तो 1934 ईस्वी में दिखाई गई थी पहली बार, ठीक है। ऑप्शन 2 कहता है कि फ़िल्म अच्युत्य कन्या अछूत लड़की रिलीज़ की गई थी। तो ये की गई थी 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। और फिल्म किस्मत में गाना दूर हटो रे दुनिया वालों, ये कब रिलीज़ हुई थी फिल्म? ये फिल्म हुई थी रिलीज़ 1943 ईस्वी में। ऑप्शन डी है कि फ़िल्म संत तुकाराम 5th इंटरनेशनल में 3 सबसे ज़्यादा चित्रों के स्थान पर पाए जाने वाली सबसे पहली भारतीय फिल्म बन गई थी। तो ये बनी थी 1937 ईस्वी में। देखो ये ऑप्शन बड़ा ट्रिकी बनाया उन्होंने। फिल्म औरत जैसी ही कहानी, देखो आपने फिल्म औरत कब रिलीज़ हुई थी? फिल्म औरत रिलीज़ हुई थी 1940 को, ठीक है। कहानी फिल्म मदर इंडिया, यहाँ पर हमें जो कहानी है ना फिल्म औरत की, इसके जैसी फिल्म बनाई गई थी मदर इंडिया। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें 2 फिल्मों के जीयर्स बताने होंगे, जैसे यहाँ पर औरत का भी है तो और मदर इंडिया का भी है। अगर हम मदर इंडिया के बारे में पता कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन कोई भी नहीं मिलता। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि औरत जैसी ही कहानी है, तो हमें फिल्म औरत का ईयर्स बताना होगा कि कौन से ईयर में ये रिलीज़ की गई थी। तो ये वाली फ़िल्म रिलीज़ की गई थी 1940 ईस्वी में। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आएगा ए, फिर बी, फिर डी और ई। तो यह है ऑप्शन 3 में, ठीक है। 3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, अगले एग्ज़ाम में आप जरूर कर पाओगे। ऐसे 1-2 क्वेश्चन यदि रह भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, ठीक है, क्योंकि मुश्किल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा उसका कारण आर है। अभिकथन ये कहता है कि अशोक का 5वां स्तंभ शिलालेख उन जानवरों की सूची देता है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं मारा जाना चाहिए। ये अशोक जी कहते हैं, बिल्कुल 5वें शिलालेख में ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है। कारण क्या कहता है कि राजा अशोक का विचार था कि जो जानवर ना तो उपयोगी हैं और ना ही खाने योग्य हैं उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल दोनों कथन ठीक है और ये व्याख्या भी करता है। इसी कारण अशोक ने ये चीज़ उस शिलालेख पर उत्कीर्ण करवाई थी, ठीक है, यही एक कारण था। अगर कारण बिल्कुल एक हो और सही हो तो वह व्याख्या करेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरा उसका कारण आर है, ठीक। पढ़ते हैं कि शिलालेख इतिहास के बहुत मूल्यवान स्रोत हैं। बिल्कुल, शिलालेखों के बगैर तो इतिहास के बारे में हम जान ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। और कारण यह है कि अशोक का इतिहास अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है, बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 1। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण आर है। अभिकथन ये कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर नहीं आ गया तो समझ लो कि ये गलत है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति का तो बहुत प्रभाव है, हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं। तो सबसे पहले जो ए है यही गलत हो जाएगा, ठीक है।
आगे कारण देख लेते हैं कि जावा में दियंग पठार पर भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर पाए गए हैं। ये भी ठीक है। ए गलत है, आर सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 4। राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से इसकी वजह से दूसरी दुनिया से संभावित अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, उपयोगितावादी मूल्यों की वजह से। ठीक है, आगे कारण क्या कहता है कि राजा राम मोहन रॉय ने प्रदर्शित किया कि सती का कोई भी धार्मिक स्वीकृति नहीं थी। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय जी के जो सती प्रथा को लेकर जितने भी उनके एक्ट्स हैं उसका पुरजोर खंडन किया था, उसको जब हम पढ़ते हैं तो दोनों स्टेटमेंट हमें सही लगती हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन एक कहता है कि आर.सी. दत्त के अनुसार 1901 और 1902 में ग्रह प्रभाव में ऋण पर ब्याज और ऋण का प्रबंधन शामिल था। यस, ये तो ठीक है। और आर.सी. दत्त 1901 और 1902 में गृह शुल्क में सैन्य शुल्क जिसमें पेंशन भी शामिल थी। ये भी ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन 1। देखो भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार एग्ज़ाम में 2 पैराग्राफ आते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में भी 2 पैराग्राफ उन्होंने पूछ लिए थे। तो संभव है कि ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक आध क्वेश्चन यदि गलत हो भी जाए तो उसकी टेंशन मत लिया करो। लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से हमारे 8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। पैराग्राफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करता है। ठीक, चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सैयदों और उनके खानकाहों को दान, जिसका उद्देश्य उनके परिवारों और अनुयायियों के लिए राहत प्रदान करता था, ने उन्हें भूमि पर नियंत्रण किया। वे सौभाग्यशाली थे कि उनके पास खेती के लिए उपजाऊ क्षेत्र थे। उन्होंने इन ज़मीनों पर अपने शिष्यों के स्वैच्छिक श्रम से आय अर्जित की और उनके क्षेत्र के किसानों और कारीगरों से उपज के उपहार भी लिए। अपने शिष्यों के अनैतिक श्रम से उन्होंने बड़ी दौलत जमा की थी। समय के साथ साथ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अनुदानों की व्यवस्था और किसानों और कारीगरों को अनुदान प्राप्त करने वालों की अधीनता ने घाटी के भीतर सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया था। उनके अनुदानों ने सैयदों को नियत समय में अपने उत्तराधिकारियों को सदा के लिए प्रशासक के रूप में नामित करने में सक्षम बनाया था। धीरे धीरे सैयदों ने अपने खानकाहों और संप्रदायों के सार्वजनिक चरित्र का निर्माण करने के लिए कम से कम बाहरी अनुरूपता के साथ स्थानीय परंपराओं को भी अपनाया था। ठीक है, उनके अनुदान सुल्तानों और उनके अधिकारियों की मांगों से मुक्त थे। यद्यपि इन संप्रदायों पर संबंध को यूरोपीय अर्थों में सामंती व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, फिर भी श्रम शक्ति पर उपयोग पर बहुत सारी बाधाएं थी। राज्य ने इस अर्थ में सामंती चित्रण ग्रहण किया और यह मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष तत्वों द्वारा अधिशेष निकासी के कारण की सेवा करता था और उपसामंती की प्रक्रिया की जांच नहीं करता था। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या होने चाहिए इसके। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इन संप्रदायों को संबंधों के साथ हम कैसे चित्रित करके देखेंगे। अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सामंतवादी दृष्टिकोण हमें वहाँ से दिखाई देता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि सैयदों ने अपने खानकाहों की सामाजिक स्वीकृति के निर्माण के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। पैराग्राफ की कनेक्टिविटी को यदि हम देखते हैं तो सैयदों ने अपने खानकाहों की सामाजिक स्वीकृति को निर्माण के लिए जो वहाँ की जो परंपराएं थी उनको अपनाया था। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखो कि इन अनुदानों से सामाजिक व्यवस्था में कौन सी नई विशेषताएं आई थी। देखो, ये वाले जो अनुदान जब लेकर आए थे वो उनकी जो ज़्यादातर जो विशेषताएं आई थी उसमें क्या हुआ था कि भूमि बंदोबस्त पर काम करने वाले किसानों और कारीगरों की अधीनता ही बढ़ी थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 2। सैयदों और उनके खानकाहों को दान देने का क्या उद्देश्य था। पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ो। अपने परिवारों और अनुयायियों के लिए आय का स्रोत प्रदान करना। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 1। देखो, उनकी आय का जो स्रोत क्या था कि स्वैच्छिक श्रम का उपयोग के द्वारा जोती गई उनकी भूमि का उत्पादन। पैराग्राफ में क्लियरली ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। ठीक, उनकी आय का जो स्रोत था स्वैच्छिक श्रम के उपयोग द्वारा जोती गई उनकी जो भूमि थी वहाँ से जो उत्पादन होता था वही उनकी आय का स्रोत था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात से लेकर जम्मू तक और अटक से लेकर रोहिलखंड तक सिंधिया और सिखों को छोड़कर कोई शक्तिशाली नहीं था। शेष अन्य सभी नाममात्र के थे।
यदि उनमें विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनके गंभीर और महत्वपूर्ण टकराव होगा। यदि उनमें एकता स्थापित हो जाए तो उनकी शक्ति का अप्रतिरोध होगी। देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है। गुजरात से लेकर रोहिल्ला खंड तक सिंधिया थे और आगे सिख थे। वो कहते हैं कि सिखों और जो सिंधिया है इनके बीच में यदि आपस में कोलैबोरेशन हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे। तो इसका फ़ायदा किसने लिया? मुग़लों ने। ठीक। महजी सिंधिया को मुग़ल बादशाह ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? उनको वकील मुतलक की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, सिंधिया को मुग़लों ने वकील मुतलक की उपाधि से सम्मानित किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि वर्ष में महाजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी। कौन से साल में महाजी सिंधिया की डेथ हुई थी? तो यह हुई थी 12 फरवरी 1794 ईस्वी को। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखो, सालभाई की संधि का सही खंड क्या था? तो सालभाई की संधि का सही खंड जो था वो रघुनाथ राव ने पेशवा के लिए अपना दावा छोड़ दिया था। रघुनाथ राव ने पेशवा की उपाधि के लिए अपना जो दावा था वो छोड़ दिया था। ये सालाभाई की संधि जो 1782 ईस्वी को हुई थी उसका सही खंड था। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पेशवा के शासनकाल में मराठा राज्य कटक से अटक तक अपने क्षेत्रीय चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था? ठीक, तो ये पहुँचा था बालाजी बाजीराव के समय के दौरान। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक है, ये 8th नंबर के पेशवा थे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, मराठों के कृष्ण से अटक तक विस्तार की नीति का पालन किसने किया था? ठीक, तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन 2। बाजीराव प्रथम जो थे वो 7th नंबर के पेशवा थे और इनका समय काल था 1700 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक। ठीक, तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को ये सोच लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने उन क्वेश्चंस को करना कैसे है, कहाँ तक कितनी इन डेप्थ में जाके हमें पढ़ना पड़ेगा। और बात करें हम रिसोर्सेज की, क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता है कि ये क्वेश्चन हमें कौन सी ऐसी बुक्स पे मिलते हैं, कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम यदि छोड़ दें जो फिल्म इंडस्ट्री पर पूछे गए थे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं जिनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, जो बुक में नहीं मिलते हैं, उनको यदि हम छोड़ दें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 80 से लेकर 90 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपकी बुक्स में ही मिल जाएंगे। जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठाओ, पहले आप NCERT को पढ़ो। आप NCERT को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, प्राचीन काल की अलग से लो, मध्यकाल की अलग से लो, इसी तरह से आप आधुनिक भारत की भी अलग से बुक लो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पिन कर दिया है और उसको मैं पिन कमेंट में भी इसको पिन करवा दूंगा ताकि आप वहाँ से सीधा एक्सेस कर पाएँ। आसानी से टेलीग्राम को लिंक करके आप वहाँ से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम पर आ जाइए, 7000 के आसपास बच्चे वहाँ पर जुड़ चुके हैं और बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रवाह हो रहा है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर किया करो। शेयर करने से क्या होगा कि उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाएगी जिन बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको गूगल पर कहीं नहीं मिलेगा, तो अभी फ़िलहाल कहीं नहीं मिलेगा, बाद में अपलोड हो जाए तो अलग बात है। अभी आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए, वहाँ से लेकर के इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो जो एग्ज़ाम अभी थोड़े दिन में ही आने वाला है तो आपको उसकी तैयारी भी अच्छे से कर लोगे। ठीक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर पर। दूसरा क्वेश्चन पेपर ठीक इसी वीडियो के बाद आ रहा है तो उसको ज़रूर देख लेना, उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस और वंडरफुल डे।